हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो डियर स्टूडेंट्स? आई होप आप सभी लोग ठीक हो। गाइज आज की इस क्लास में हम लोग साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे, है ना, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। और गाइज यदि आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ऐप पे जाना होगा, वहाँ स्टडी विद रितेश आपको सर्च करना होगा और इस चैनल को ज्वाइन कर लेना होगा। यहाँ पर आपको टेस्ट आप लोग यहाँ पर टेस्ट भी दे सकते हैं और साथ ही साथ आज के क्लास का यानी प्रत्येक जो क्लास होता है, प्रत्येक क्लास का पीडीएफ वहाँ प्रोवाइड करवा दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग बिल्कुल फटाफट से आंसर दीजिएगा। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछूंगा, तो जल्दी से आ जाइए, जल्दी से सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए आज की क्लास में। चलिए चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं गाइज। चलिए पहला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन है द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड विटीकल्चर, है ना, यानी निम्न में किसके उत्पादन को विटीकल्चर कहते हैं? बताइए किसके उत्पादन को विटीकल्चर कहते हैं जी? अंगूर, संतरा, सेब, केसर। जल्दी से सभी स्टूडेंट आंसर कीजिएगा जी, जल्दी से आंसर कीजिए, सभी विद्यार्थी आंसर करेंगे जी। किसके उत्पादन को विटीकल्चर कहते हैं? वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन ए दिया है वो सही है। ठीक है, तो अंगूर के उत्पादन को हम लोग क्या कहते हैं? विटीकल्चर कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि अंगूर का रंग अंगूर जो है वो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो क्या आंसर दीजिएगा जी? जल्दी से बताइए, तो अंगूर में कौन सा अम्ल, कौन सा एसिड पाया जाता है? सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। बताइए अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो वेरी गुड, कौन सा एसिड पाया जाता है? तो टार्ट्रिक एसिड, है ना, टार्ट्रिक अम्ल जो है आपके अंगूर में पाया जाता है। ठीक है, और अंगूर के उत्पादन को हम लोग क्या कहते हैं? विटीकल्चर कहते हैं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस ना आपके परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। कैसे? विटीकल्चर किससे संबंधित है, पीसी कल्चर किससे संबंधित है, पोमोकल्चर, एपीकल्चर, सेरीकल्चर। तो आइए एक बार हम लोग देख लेते हैं जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए तो पीसी कल्चर किस चीज से संबंधित है? पीसी कल्चर संबंधित है, किस चीज से संबंधित है जी? तो याद रखना पीसी कल्चर जो है मछलियों के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, मछलियों के उत्पादन से। ठीक है, मछलियों के उत्पादन से। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं पोमोकल्चर ये किस चीज से संबंधित है? जल्दी से बताइए, तो पोमोकल्चर किससे संबंधित है? तो ये फलों के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पोमोकल्चर किससे संबंधित है? तो फलों के उत्पादन से। चलिए अब बताइए, तो आप लोग को बताना है ये एपीकल्चर। ठीक है, एपीकल्चर बताना है किस चीज से संबंधित है, और सेरीकल्चर जो कि एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए ये आपके लिए ये क्वेश्चन होमवर्क में रहा। आप लोगों को क्लास ओवर हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स में दोनों का आंसर देना है। ठीक है, एपीकल्चर किससे संबंधित है और सेरीकल्चर किससे संबंधित है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लांट ग्रोइंग इन सैलिन सॉइल इज कॉल्ड, है ना, यानी नमकीनी मिट्टी में उगने वाले पौधे को कहते हैं, क्या कहते हैं? जीरोफाइट, लियोफाइट, हेलोफाइट या जलोभिद। जल्दी से आंसर कीजिए, बहुत ही वीवीआई चीज है ये, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी इसका राइट आंसर देंगे। क्वेश्चन है नमकीन मिट्टी में उगने वाले पौधे को, या फिर बोल सकते हो नमकीन मिट्टी में उगने वाले घास को क्या कहते हैं? बताइएगा, नमकीन मिट्टी में उगने वाले पौधे को या फिर घास को क्या कहते हैं? जीरोफाइट, लियोफाइट, हेलोफाइट या जलोभिद। वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन सी दिया है वो सही है। ठीक है, तो नमकीनी मिट्टी में उगने वाले पौधे को हम लोग क्या कहते हैं? तो हेलोफाइट कहते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको जीरोफाइट, लियोफाइट और जलोभिद के बारे में भी कुछ बता देता हूं। ठीक है, अब देखिए जीरोफाइट जो है ये क्या होता है? तो देखिए ये उष्ण कटिबंधीय होता है। देखिए
मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ। तो देखिए जीरोफाइट जो है उस कटिबंधीय यानी कहने का मतलब ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन। अब देखिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए जीरोफाइट जो है यानी कि वो क्षेत्र जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, बाकी जगह की अपेक्षा। तो ऐसे इलाके में जहाँ मतलब गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो इस इलाके को हम लोग उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, है ना, या फिर मरुस्थलीय क्षेत्र भी कह सकते हो आप लोग, ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्र। तो देखिए अब मरुस्थलीय क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, यानी ऐसा क्षेत्र जहाँ पर सिर्फ बालू ही बालू हो, ठीक है। अब ये जेरोफाइट जो घास है इसका एग्जाम्पल क्या है, ये जेरोफाइट जो पौधा है या घास है इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो कैक्टस हो जाएगा, ठीक है, कैक्टस। अब देखिए क्वेश्चन जो है आपके परीक्षा में कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है भैया कि मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाने वाले घास को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो जीरोफाइट कहते हैं, ठीक है। फिर से इस चीज को समझ लो, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाने वाले घास को क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाने वाले घास को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं जी, तो जेरोफाइट कहते हैं। अगर हम लोग अब बात करें लियोफाइट की, तो देखिए लियोफाइट यानी बोल सकते हो कठोर चट्टानों पर उगने वाले घास को क्या कहते हैं, लियोफाइट कहते हैं। जलोभिद, जलोभिद इसका अर्थ क्या हो जाएगा, यानी कहने का मतलब जल में उगने वाले पौधे, है ना, जल में उगने वाले घास को हम लोग क्या कहते हैं, तो जलोभिद कहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा, क्योंकि पूछा ये गया था नमकीनी मिट्टी में उगने वाले पौधे को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, हेलोफाइट कहते हैं, ठीक है। नमकीनी मिट्टी में उगने वाले पौधे को किस नाम से जानते हैं, तो हेलोफाइट के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज यूज्ड टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन है अदरक, लहसुन, तुलसी, मेथी। क्वेश्चन है शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जल्दी से आंसर दीजिए, समय बहुत कम है, को कम समय में नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, यानी काफी क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग आंसर दीजिए। वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन बी दिया है वो सही है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को याद रख लेना कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करने के लिए लहसुन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए लहसुन जो है ना ये क्या करता है, तो ये हार्ट बीट जो है, हृदय गति, इसको कंट्रोल करता है यानी नियमित करता है, ठीक है। इसमें जो है एलम एंटीबायोटिक पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न है जी, विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट्स ऑफ द कैमरा इज सिमिलर टू द रेटिना ऑफ ह्यूमन आई, है ना, यानी निम्न में कैमरा का कौन सा भाग मनुष्य की आंख के रेटिना के समान है। चलिए ऑप्शन है लेंस, फिल्म, अपर्चर, शटर। जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए। कैमरा का कौन सा भाग मनुष्य की आंख के रेटिना के बिल्कुल बराबर होता है। वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन बी दिया है वो सही है, ठीक है। तो कैमरा का फिल्म का भाग जो है मनुष्य की आंख के रेटिना के बिल्कुल समान होता है, यानी क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन जो है ना कई तरह से घुमा फिरा कर पूछ लिए जाते हैं और आपको लगता है कि ये नई क्वेश्चन है, होता क्या है कि आप लोग रट के जाते हो, रटना नहीं है, आपको समझना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कैमरे का जो फिल्म का भाग है वो मनुष्य की आंख के रेटिना के समान होता है, इस तरह से याद कर लेना, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछेगा आपसे, फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है, तो कौन सा है जी, फिल्म है ना, कैमरे का कौन सा भाग, फिल्म है ना, जो कि मनुष्य की आंख की रेटिना की भांति काम करता है। अब देखिए अब एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है आपसे कि मनुष्य की आंख के रेटिना पर कौन सा प्रतिबिंब बनता है, तो बताइए, तो मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, जल्दी से आंसर दीजिए। मानव की आंख के रेटिना के ऊपर, ये तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ बट काफ़ी सारे नए स्टूडेंट हैं
हो सकता है उनको पता नहीं होगा, बट इजी क्वेश्चन है। अगर वो लोग टेंथ भी अच्छे से पढ़े होंगे, 10th 12th, तो ये क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हैं। तो जल्दी से एक बार बता दीजिए ताकि हम लोग जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन है, मानव की आंख के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? मानव की आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है जी? वेरी गुड। कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक और उल्टा। ठीक है, वास्तविक और उल्टा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, बताइएगा। मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कहां पर बनता है जी? बताइए। तो क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछा हूं, सभी स्टूडेंट आंसर दीजिएगा। मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कहां पे बनता है? रेटिना पर बनेगा या फिर कॉर्निया पर बनेगा? जल्दी से आंसर दीजिए। तो पहला ऑप्शन रेटिना पर मैं दे दिया हूं, दूसरा ऑप्शन कॉर्निया पर दे दिया हूं। ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन में पूछा हूं, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? रेटिना पर या कॉर्निया पर? वेरी गुड। कहां पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है। ठीक है, याद रखना, मनुष्य की आंख में रेटिना का कार्य क्या होता है? तो वस्तु का प्रतिबिंब बनाना। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है जी, द स्टेशनरी वेव इन द कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स, इट इज कॉल्ड। बताइए तो इसे किस चीज का नियम कहा जाएगा? यानी क्वेश्चन है, स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, इसको कहा जाता है। इसको किस चीज का नियम कहा जाएगा? जूल का नियम, ओम का नियम, लेंज का नियम या फैराडे का नियम? जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत ही वीवीआई है, आपको ये सब चीज भी, डेफिनेशन भी याद होना चाहिए। डेफिनेशन भी डायरेक्टली आपके परीक्षा में पूछ लिया जाता है। ठीक है, देखिए अब पहले वाली बात नहीं रही। आप लोग सोचते हो कि एकदम बेसिक क्वेश्चंस करके जाएंगे तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। जी बिल्कुल नहीं। देखिए, खासकर मैं साइंस का बता दूं तो साइंस का पेपर जो है आपके पैरामेडिकल में वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल कर देता है ना। मॉडरेट कहने का मतलब ना इजी ही रहेगा ना हार्ड ही रहेगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, डेप्थ पढ़िए, आप लोग बुक को भी फॉलो किया कीजिए। ठीक है, बुक से भी पढ़ा कीजिए। ऐसा नहीं है कि देखिए यूट्यूब के माध्यम से आप पढ़ रहे हो, यहाँ पर आपको सीखने को मिल रहा है। ठीक है, बाकी आपको खुद से भी प्रिपरेशन करना होगा। अगर आप लोग अच्छा रैंक चाहते हो, अच्छा नंबर चाहते हो, तो आप लोग बुक को भी फॉलो किया कीजिए। मैं देखता हूँ बहुत से स्टूडेंट दिन भर यूट्यूब पर लटके रहते हैं। तो ये देखिए, यूट्यूब से आपको सीखने को मिल रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, लेकिन उस चीज़ को और बेटर करने के लिए, यानी आप चाहते हो कि मैं और उसको अच्छी तरह से जानूँ और उसमें मतलब नई चीज़ें जानूँ, तो आप लोग को बुक भी फॉलो करना होगा। ठीक है, तो कई सारे स्टूडेंट हैं इस चैनल पे उस चैनल पे, ये वो मतलब इजी क्वेश्चन पढ़ने से नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा मॉडरेट लेवल भी देखिए, क्योंकि देखिए पैरामेडिकल का फील्ड है, यानी समझ ही सकते हो मेडिकल फील्ड है ये। अब मेडिकल फील्ड में अगर साइंस ही इजी पूछ देगा आपके परीक्षा में, तो फिर बात ही क्या रह जाएगा? फिर तो सब स्टूडेंट पास हो जाएंगे ना, फिर कंपटीशन कहाँ हुआ? कंपटीशन तो नहीं होगा। तो इसीलिए आप लोग बुक को भी फॉलो किया कीजिए। चलिए आंसर दीजिए। तो देखिए इसका वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन बी दिया है वो सही है। ठीक है, तो इसको ओम का नियम कहते हैं। अब देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th में, मैट्रिक में, कि ओम का नियम के अनुसार किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उससे प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। कब? यदि ताप यानी टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब क्या हो? ये सब स्थिर अवस्था में हो, यानी कांस्टेंट हो, है ना। तो आप लोगों ने ये रिलेशन भी पढ़ा होगा, V बराबर क्या होता है? IR होता है। V मेरा क्या है? तो V मेरा विभवांतर है जिसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। I मेरा क्या है? करंट है। R मेरा क्या है? रेसिस्टेंट है, यानी प्रतिरोध है ना। अब देखिए, क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है आपसे कि अच्छा बताइए, तो पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट क्या होता है? यानी विभवांतर का SI यूनिट क्या होता है? जल्दी से आंसर कीजिए। तो विभवांतर का SI यूनिट क्या होता है? ये भी पूछ लिया जाता है। बताइए, विभवांतर का SI यूनिट क्या होता है? वेरी गुड, क्या होता है? तो वोल्ट होता है। वोल्ट है ना, इसे V से डिनोट करते हैं हम लोग। अगर आपसे पूछे प्रतिरोध का SI मात्रक, तो ये तो मैं कई बार बता चुका हूँ, है ना। रेसिस्टेंट का SI मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल से है, ठीक है। तो क्वेश्चन से डरना नहीं है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, ए बॉय ऑफ 50 kg मास runs and climbs 30 stairs in 30 seconds. If the height of each stair is 20 centimeter, calculate its power, है ना। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का दौड़कर 30 सीढ़ियाँ 30 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो तो उसके शक्ति का परिकलन करें, यानी आपको पावर जो है निकालना है। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे कि जितना डेटा गिवन है सबको लिख लेते हैं, ठीक है। यानी मास जो है हमको दिया हुआ है कितना, 50 kg दे रखा है ना। सीढ़ियों की संख्या कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं भैया सीढ़ियों की संख्या, ठीक है। सीढ़ियों की संख्या कितना दे रखा है हमको, ये 30 दे रखा है। ध्यान से समझना, मैं स्टेप बाय स्टेप लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। एक मिनट। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ मैं कि सीढ़ियों की संख्या दिया हुआ है, कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। टाइम कितना लगता है, तो 30 सेकंड लगता है। देखिए 30 सेकंड में चढ़ता है ना। अब प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितना दे रखा है, तो यहाँ से बोला जा सकता है कि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई आपको दे रखा है कितना, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितना दे रखा है जी, 20 सेंटीमीटर दे रखा है। अब देखिए मैं शुरू से ही एक चीज़ आपको बताते आ रहा हूँ, क्या मैं बताते आ रहा हूँ कि आपको यूनिट कन्वर्जन भी देखना है ना। यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर में है और आंसर जो है आपको मीटर पर सेकंड में लाना है, क्योंकि देखिए जी का वैल्यू है कितना दे रखा है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। समय भी जो है सेकंड में दे रखा है, तो आपको सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेना है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, 100 से भाग दे दीजिएगा। शुरू से ही मैं बताते आ रहा हूँ। तो ये अब क्या मीटर में हो जाएगा ये, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 0.2 मीटर हो जाएगा, है ना। यानी प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितना हो गई, 0.2 मीटर हो गई, ठीक है। 0.2 मीटर हो गई, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितना हो गई, 0.2 मीटर हो गई। सीढ़ियों की संख्या 30 है। m यानी द्रव्यमान जो है मेरा 50 kg है। समय जो है 30 सेकेंड है। इतना चीज़ आप लोग नोट करके रख लो, क्योंकि अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए तो अब इतना चीज़ आप लोग जान गए। अब देखिए m जो है हमको पता है, t जो है हमको पता है, अब हम लोग g भी पता है। अब हम लोग अगर h निकाल ले तो हमको पता है, क्या पता है भैया, कि w बराबर m गुने g गुने h होता है, ठीक है। देखिए निकालना क्या है आपको, आपको देखिए शक्ति निकालना है, उसके शक्ति का परिकलन करना है। शक्ति यानी पावर बराबर निकालना है आपको, ठीक है। तो पावर बराबर क्या होता है, तो W/T यानी वर्क अपॉन टी होता है। तो यहाँ पर तो आपको वर्क तो पता ही नहीं है ना, इसीलिए आपको पहले W निकालना होगा, वर्क निकालना होगा। तो वर्क कैसे निकलेगा, वर्क बराबर क्या होता है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी होता है और m गुने g गुने h भी होता है। देखिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दो फॉर्मूला होता है, ठीक है। यानी वर्क बराबर कार्य बराबर दो फॉर्मूला होता है। कौन कौन सा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पहला और दूसरा होता है m गुने g गुने h, ठीक है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वाला क्यों यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स या डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को पता है m दिया हुआ है, g दिया हुआ है, h दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ से इसके माध्यम से वर्क निकाल सकते हैं। वर्क निकल जाएगा तो हम लोग इजीली से पावर भी निकाल लेंगे, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है ना। चलिए तो अब देखिए m जो है दिया हुआ है, g भी दिया हुआ है, h कैसे निकालिएगा आप लोग, h कैसे निकालिएगा। तो देखिए यहाँ पर सीढ़ियों की संख्या जो है आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको, 0.2 मीटर दे रखी है। तो आप लोग अगर ऊंचाई निकालोगे तो आपको गुना कर देना होगा इन दोनों में। तो गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 6 मीटर आ जाएगा, ठीक है। यानी सीढ़ियों की संख्या से प्रत्येक सीढ़ियों की ऊंचाई में आप गुना कर दीजिएगा तो आपको जो है पता चल जाएगा कि चढ़ी गई कुल ऊंचाई कितनी है ना। यानी कितनी ऊंचाई तक आप लोग चढ़े हो, कितनी ऊंचाई तय की गई है ना। तो चढ़ी गई कुल ऊंचाई जो है कितनी है, 6 मीटर है। समझ में आ रहा है ना। जिनको समझ में नहीं आ रहा है फिर से वीडियो को रिपीट करके देख लेना, आ जाएगा। अब देखिए अब इतना चीज़ पता चल गया आपको। तो अब देखिए अब हम लोग वर्क निकाल लेते हैं। वर्क बराबर मैं क्या बताया था, m गुने g गुने h होता है। m क्या था मेरा, 50 था, 50 kg। g हमको 10 लेना है। हाइट अभी मैंने बताया था 0
सॉरी 6 निकाला था हम लोगों ने, है ना, देख लीजिएगा 6 निकाला था हम लोगों ने, 6 मीटर। तो अब यहाँ से आपको वर्क मिल जाएगा कितना, 50 में 10 से गुना कीजिए 500 और फिर 6 पे गुना कीजिए तो 3000, है ना, 3000 जूल। समझ में आ रहा है, वर्क जो है हमको मिल गया 3000 जूल। तो अब हमको निकालना क्या है, शक्ति निकालना है, पावर निकालना है। तो पावर अपॉन पावर बराबर क्या होता है, तो पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, तो वर्क कितना है जी, देखिए अभी हम लोगों ने निकाला कितना, 3000 जूल है। समय कितना है जी, तो समय आप लोग को मालूम है कि 30 सेकेंड है। तो बस 10 से 10 काटिए, 300 को 3 से भाग दे दीजिए, तो कितना आया, 100 वाट नहीं आ गया आंसर। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है क्वेश्चन, बट आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो प्रत्येक क्वेश्चन जो है इजी हो जाएगा आपको लिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये क्वेश्चंस आप लोग के लिए होमवर्क में भी रहा, आप लोग को फिर से बनाकर, प्रत्येक स्टूडेंट को इस क्वेश्चंस को बनाकर टेलीग्राम पर सेंड करना है, जिससे मैं देख सकूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया भी या नहीं आया। ठीक है, नहीं आया तो मैं आप लोग को फिर से बता दूंगा टेलीग्राम पर, बट आई होप अगर आप लोग वीडियो रिपीट करके देखोगे तो ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज गन पाउडर, है ना, गन पाउडर क्या है। चलिए ऑप्शंस में दिया हुआ है, ये पोटेशियम नाइट्रेट तथा पोटेशियम सल्फेट का मिश्रण है, ये कपास नाइट्रिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण है, ये पोटेशियम नाइट्रेट तथा कार्बन और सल्फर का मिश्रण है, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए। तो सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे जी, गन पाउडर क्या है, जल्दी से बताइए। वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन सी दिया है वो सही है। ठीक है, तो गन पाउडर क्या है, तो देखिए गन पाउडर, पहले सबसे पहले जानते हैं गन पाउडर की खोज किसने की। तो गन पाउडर की खोज किसने की, तो रोजर बैंकन ने की थी। ठीक है, रोजर बैंकन ने की थी। कब की थी, तो 1242 ईस्वी में की थी। अब देखिए गन पाउडर बनाने में किस किस चीज का यूज होता है, तो पोटेशियम नाइट्रेट, कार्बन और सल्फर के मिश्रणों का यूज होता है। ठीक है, तो गन पाउडर क्या है, ये पोटेशियम नाइट्रेट तथा कार्बन और सल्फर का मिश्रण है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड इज ए मिक्सचर ऑफ, यानी सीसा जो है किसका मिश्रण है, बताना है आपको। अब्रक और क्वार्टर्स का, कॉपर और टीन का, जस्ता और निकेल का, रेत और लवण का। जल्दी से आंसर दीजिए। यानी क्वेश्चन है सीसा किसका मिश्रण है जी, जल्दी से आंसर कीजिए। वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन डी दिया है वो सही है। ठीक है, तो सीसा किसका मिश्रण होता है, तो रेत और लवण का, यानी सैंड और साल्ट्स का। ठीक है, सैंड और साल्ट्स का ये मिश्रण होता है। अच्छा मैं आपसे पूछूं, कॉपर और टीन, है ना, कॉपर और टीन का मिश्र धातु का नाम क्या होगा, यानी व्हाट इज द एलॉय ऑफ, बताइए व्हाट इज द एलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन, बताइए। तो कॉपर और टीन का मिश्र धातु क्या होगा, जी, तो ये होगा, आपको याद रखना है, पीतल, है ना, पीतल होगा। समझ में आ रहा है ना, कॉपर और टीन का जो मिश्र धातु है वो पीतल होगा। इसी तरह से आपको याद रखना है। अगर मैं आपसे अब पूछूं भैया कि जस्ता और निकिल, है ना, जस्ता और निकिल, और एक चीज और ऐड कर दूं, तांबा, कॉपर, ठीक है, तो ये अब किसका मिश्र धातु हो जाएगा, यानी इसके मिश्र धातु का नाम क्या होगा, जस्ता, निकिल और तांबा के मिश्र धातु का नाम क्या होगा, व्हाट इज द एलॉय, यानी वो मिश्र धातु क्या होगी जिसका मिश्रण जस्ता, निकेल और तांबा होगा, बताइए। तो ये मैं बता भी चुका हूं आपको, जस्ता, निकिल और तांबा तीनों को ऐड कर दिया जाए तो कौन सा मिश्र धातु बनेगा जी, यानी इनके मिश्र धातुओं का नाम क्या होगा, इसके मिश्र धातु का नाम क्या होगा, तो याद रखना जर्मन सिल्वर। आप लोग भूल जाते हो ना बहुत जल्दी, ये मैं बता भी चुका हूँ बट आप लोग भूल जाते हो, अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ 9.8 मीटर लॉन्ग सिंपल पेंडुलम ऑन द अर्थ। और स्मॉल जी का वैल्यू जो है आपको दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, पृथ्वी पर 9.8 मीटर लंबे सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा, यानी आवर्तकाल पूछा है। तो सबसे पहले आप लोग बताइए आवर्तकाल बराबर क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए कई बार मैं बता चुका हूँ आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है। तो आवर्तकाल बराबर होता है आपके 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन स्मॉल जी। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पर लेंथ जो है आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 9.8 दे रखा है, 9.8 मीटर दे रखा है ना। और इसी तरह आपको देखिए स्मॉल जी का वैल्यू क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये भी दे रखा है। तो अब आपसे आवर्तकाल नहीं निकल जाएगा। पाई का वैल्यू आपको पता ही है कितना होता है जी, पाई का वैल्यू 22/7 होता है। और कितना होता है जल्दी से बताइए, तो पाई का वैल्यू कितना होता है। तो 22/7 तो होता है, ये 3.14 भी होता है। अब बताइए सब चीज़ का, यानी पाई का वैल्यू यहाँ पर 3.14 रख दीजिएगा, लेंथ 9.8 मीटर रख दीजिएगा, स्मॉल जी जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख दीजिएगा। तो आपको यहाँ से आवर्तकाल नहीं पता चल जाएगा, इसलिए पता चल जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन भी आपको एज ए होमवर्क मिल गया, आप लोग इसको भी सॉल्व करके टेलीग्राम पर भेजिएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चंस मैं होमवर्क में देता हूँ तो आप लोग सॉल्व किया कीजिए। ये सब क्वेश्चन जो है ये सब आपके प्रैक्टिस सेट के ही क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर से ही लिए गए हैं। तो जितना आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा तो फ़ायदा आप ही लोग का होगा। ठीक है, कम समय में चाहते हो कि हम लोग अच्छा करें एग्जाम में, तो आप लोग मैं जितने क्वेश्चंस करवाता हूँ उसको अच्छे से पढ़ जाओ। ठीक है, उसमें और कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखने का कोशिश करो बुक से, यही मैं चीज़ आप लोग को रिपीट करता हूँ। अब जैसे मैं आपको अब एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, जैसे मैंने आपको सरल लोलक है ना यानी सिंपल पेंडुलम के बारे में बताया, तो आप लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करके ये टॉपिक से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो आप लोग कीजिए, तभी आपको फायदा होगा। चलिए बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, या फिर इसको वाइट ब्लड कॉपर सेल्स भी कह सकते हो, क्या वाइट ब्लड कॉपर सेल्स। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे कि श्वेत रक्त कणिकाएं का प्रमुख कार्य है, क्या है आपको बताना है। ऑप्शंस में दिया हुआ है, रक्त को शुद्ध करना, शरीर के विभिन्न अंगों तक खाद्य सामग्री पहुंचाना, रोगों से रक्षा करना, इनमें से कोई नहीं। बताइए तो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ WBC, इसका शॉर्ट फॉर्म भी होता है। तो वेरी गुड, जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन सी दिया है वो सही है। ठीक है, तो आपको याद रखना है श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, इनका मुख्य कार्य क्या होता है, तो शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना है ना, यानी शरीर की रक्षा करना, शरीर की रक्षा करना, रोगों से रक्षा करना, शरीर को रोगों से रक्षा करना, ये इसका मुख्य कार्य होता है। ठीक है, इसका जीवन काल पूछ लिया जाता है कि इसका जीवन काल कितना होता है, तो कितना होता है 2 से 4 दिन होता है। ठीक है, परीक्षा में क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि श्वेत रक्त कणिकाएं का जीवन कितना काल होता है ना, यानी श्वेत WBC का जीवन काल कितना होता है, तो 2 से 4 दिन का होता है। और इसकी मृत्यु जो है रक्त में ही हो जाती है। अब देखिए ये तो था WC का बात, कभी कभी RBC के बारे में पूछ लेता है, रेड ब्लड सेल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताना है, चलिए बताइए तो रेड ब्लड सेल जो है इसका निर्माण कहाँ होता है, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जाओं में होता है ना, अस्थि मज्जा यानी बोन नैरो में होता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। चलिए इसका जीवन काल बताइए, तो RBC का जीवन काल कितना होता है। चलिए ये आपके लिए होमवर्क में रहा, ये भी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आप लोग सब सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो बताना है आपको RBC का जीवन काल कितना होता है। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा का मुख्य संघटक कौन है ना, त्वचा का मुख्य संघटक कौन है आपको बताना है। ऑप्शन है कोलेजन, बहुलक, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल। जल्दी से बताइए तो त्वचा का मुख्य संघटक कौन है। सब प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से आंसर दीजिए, जिनको याद नहीं है वो इस क्वेश्चंस को रट जाइएगा, ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखिए त्वचा का मुख्य संघटक कौन है, वेरी गुड, जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन ए दिया है वो सही है। तो त्वचा का जो मुख्य संघटक होता है वो कौन होता है, कोलेजन होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ।
चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेनोलिक्स एज पॉल्यूटेंट्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डर्टी वाटर बाय यूजिंग, यानी प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स को गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जा सकता है, बताइएगा। आयन विनिमय रेंजिंग तकनीकी द्वारा, या इलेक्ट्रोलाइट अपघटन तकनीकी द्वारा, या उत्क्रम प्राशन विधि द्वारा, या बहुलक अधिशोधक विधि द्वारा, है ना। यानी प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स को गंदे पानी से निकाला जा सकता है, तो किसका प्रयोग करके निकाला जा सकता है? वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन डी दिया है वो सही है, ठीक है। तो इसको बहुलक अधिशोषक, है ना, बहुलक अधिशोषक विधि द्वारा, है ना, प्रदूषक के रूप में फिनोलिक्स को गंदे पानी से निकाला जा सकता है, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो? यदि वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, गुड नाइट।